नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्राचीन इतिहास जानने के संसाधनों के अंतर्गत आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे और उस नए टॉपिक का नाम है मंदिर निर्माण कला। दोस्तों, मंदिर निर्माण कला की अगर हम बात करते हैं तो ये भी प्राचीन इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भी जो है एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम में मंदिर का नाम पूछ लिया जाता है या मंदिर के स्थान को एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है। या इसके साथ ही साथ जैसे शिखर युक्त मंदिर पहला कौन सा है, या ईंटों से निर्मित मंदिर पहला कौन सा है, या पत्थर से निर्मित मंदिर कौन सा है, या बिना शिखर का पहला मंदिर कौन सा है। या इसके साथ ही साथ जो है मंदिर निर्माण कला की जो तीन प्रमुख शैलियां हैं, जैसे नागर कला शैली, बेसर कला शैली और द्रविड़ कला शैली, तो इन शैलियों की क्या-क्या विशेषताएं हैं और इनसे रिलेटेड जो है तमाम प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सभी प्रश्नों को अच्छे से आज हम लोग जो है चैप्टर को पढ़ के उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मंदिर निर्माण कला। दोस्तों, मंदिर निर्माण कला की अगर हम बात करते हैं तो भारत में मंदिर निर्माण कला का विकास क्रम क्या रहा है, तो इसके लिए जो है इसको हम लोग तीन चरणों में विभाजित करेंगे। इसको कुल तीन चरणों में विभाजित करेंगे, जिसमें इसका सबसे पहला हो जाएगा प्रथम चरण। प्रथम चरण, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा द्वितीय चरण। और तीसरा हो जाएगा तृतीय चरण, है ना। तो भारत में मंदिर निर्माण कला या भारत में मंदिर निर्माण से संबंधित अगर हम साक्ष्यों की बात करते हैं या उनके संसाधनों की अगर बात करते हैं या उनके कालक्रम की अगर हम बात करते हैं, तो उनको तीन चरणों में हम विभाजित कर सकते हैं, जिसमें इसका सबसे पहले रहेगा प्रथम चरण। प्रथम चरण यानी कि प्रारंभिक चरण, फिर उसके बाद जो है द्वितीय चरण और फिर उसके बाद जो है तृतीय चरण। पहले चरण की अगर हम बात करेंगे तो पहले चरण के दौरान क्या हुआ कि भारत में पहले चरण के दौरान जो है भारत में मंदिर वेदी के रूप में स्थापित किए गए, है ना। तो शुरुआती दौर में अगर हम मंदिरों की बात करते हैं तो जैसे जो आधुनिक मंदिर है, यानी कि एक बिल्डिंग या एक घर नुमा आकृति जिसके अंदर भगवान को रखा जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, ध्यान लगाया जाता है, तो वैसी कोई विशेषता जो है शुरुआती दौर में नजर नहीं आती है। शुरुआती दौर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है वेद के रूप में जो है ये मंदिर स्थापित किए गए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से या सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई, है ना। जिसमें नारी मूर्तियां बहुत सारी हैं या देवी देवताओं की मूर्तियां बहुत सारी हैं, लेकिन कहीं से भी जो है किसी मंदिर का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन की अगर हम बात करते हैं तो उन उत्खनन से जो है बहुत सारे स्थल ऐसे मिले जहां पर यज्ञ कुंड या हवन कुंड के संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे एक नगर था कालीबंगा, तो कालीबंगा के उत्खनन से वहां पर अग्निकुंड या हवन कुंड का साक्ष्य मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो है
विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, लेकिन जो है उनकी पूजा पर्टिकुलर एक मंदिर में की जाती थी, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इसलिए जो है पहले चरण की अगर हम बात करेंगे तो केवल और केवल जो है वेदी के रूप में जो है ये नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ये वेदी है ना, इसके लिए जो है कौन सा शब्द यूज किया जाता था, मतलब ये जो मंदिर वेदी के रूप में स्थापित किए गए हैं, इनके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता था, तो याद रखेंगे इसके लिए शब्द यूज किया जाता था यान, या इसके अलावा जो है शब्द यूज किया जाता था चौड़र। दोस्तों ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि मंदिर निर्माण कला के दौरान जो है अगर हम देखेंगे तो शुरुआती दौर में मंदिर का साक्ष्य पर्टिकुलर नहीं मिलता है। मंदिर केवल और केवल एक वेदिका या वेदी के रूप में स्थापित मिलते हैं, और इन्हीं वेदिका रूपी मंदिरों को के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है, यान या चौड़ नामक शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे चरण की अगर हम बात करेंगे तो दूसरे चरण के दौरान क्या किया गया कि इन्हीं वेदी के चारों ओर एक बाड़ आकृति बनाई गई, है ना। तो धीरे धीरे जब समय बीतेगा तो समय बीतने के दौरान जो है इसमें थोड़ा सा संशोधन किया जाएगा। इसी वेद के चारों तरफ जो है एक बाड़ की आकृति बनाई जाएगी, और इस बाड़ की आकृति की अगर हम बात करेंगे तो इस आकृति को जो है क्या कहा जाता था, तो याद रखेंगे ये जो बाड़ की आकृति है इसके लिए शब्द यूज किया जाता था प्राकार। ठीक है, प्राकार, है ना। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो तीसरा जो इसका काल है ये काफी इंपॉर्टेंट काल है, क्योंकि आधुनिक मंदिरों का निर्माण जो है इसी कालखंड से स्टार्ट होगा। तो तीसरे चरण की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ध्यान रखेंगे इस चरण के दौरान गुप्त काल में आधुनिक मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ, है ना। तो इसमें ये पहली इंपॉर्टेंट बात आएगी कि गुप्त काल में जो है आधुनिक मंदिर, या हम कह सकते हैं भारत में मंदिर निर्माण कला का जो है विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस दौरान मंदिरों को बनाने, या हम कह सकते हैं मूर्ति की स्थापना करने के लिए नागर शैली का विकास किया गया, है ना। तो गुप्त काल में जो मंदिर बनाए गए वो किस शैली पर बनाए गए हैं, नागर कला शैली पर बनाए गए हैं। इसमें तीसरी इंपॉर्टेंट बात
कि मंदिर बनाने में पत्थर एवं ईंट का प्रयोग किया गया, है ना। तो गुप्त काल में जो मंदिर प्राप्त होते हैं वो पत्थर के बने भी मिलते हैं और ईंट के बने भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि गुप्त काल में सर्वाधिक मंदिर किसके बनाए गए थे? पत्थर के, है ना। तो सर्वाधिक मंदिर जो है वो पत्थर के मिलते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में वास्तव रूप में अगर हम देखेंगे तो मंदिर निर्माण कला का जो प्रारंभ है वो किस कालखंड से हुआ माना जाएगा? गुप्त कालखंड से माना जाएगा। गुप्त कालखंड की अगर बात करेंगे तो उससे पहले अगर देखेंगे तो भारत में विशेष रूप से मंदिर का कोई विशेष साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है ना। गुप्त काल की अगर हम बात करेंगे उससे पहले अगर देखेंगे मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के दौरान भी तमाम मूर्तियां प्राप्त होती हैं। या मौर्योत्तर काल के पहले देखेंगे तो मौर्य काल, मौर्य काल में भी जो है तमाम मूर्तियां बनाई गई। जैसे मौर्य काल में हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने वाले को उस समय यानी कि मौर्य काल में देवता कारू के नाम से जाना जाता था। लेकिन उन मूर्तियों की स्थापना पर्टिकुलर एक मंदिर में की गई ऐसी कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसके साथ ही साथ अगर देखेंगे तो अगर हम मंदिर की स्पेशली बात करते हैं तो गुप्त काल के पहले जो है एक आध मंदिरों के साक्ष्य मिल जाते हैं। वो भी जो है प्रेजेंट टाइम काफी जर्जर अवस्था में प्राप्त हुए। ठीक है। और उसके साथ ही साथ जैसे जो आधुनिक मंदिर होते हैं जिसमें गर्भगृह होता है, ठीक है, या उसकी चौखट होती, प्रवेश द्वार होता है, या उसके अलावा उस पर शिखर होता है, तो उस टाइप से कोई भी मंदिर जो है गुप्त काल के पहले प्राप्त नहीं होता है। तो इसीलिए जो है गुप्त काल जो है मंदिर निर्माण कला के संबंध में सबसे पहला काल माना जाएगा। ठीक है। तो यहीं से जो है हम लोग इस टॉपिक को शुरू करेंगे, है ना। तो शुरू करने से पहले जो है हल्की सी बातों को रिकॉल कर लेते हैं। मंदिर भारत में मंदिर निर्माण के संबंध में अगर हम जानकारी की बात करते हैं तो उनको सुविधा की दृष्टि से तीन कालखंडों या तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण के दौरान जो है भारत में जो मंदिर बनाए गए, ठीक है, वो वेद के रूप में स्थापित किए गए। यानी कि वहां पर जो है पर्टिकुलर किसी भी प्रकार की कोई भगवान की मूर्ति वगैरह प्राप्त नहीं होती है या कोई भी मंदिर का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। फिर इसी वेद में आगे चल करके जो है संशोधन किया गया और इसमें बाण की आकृति बनाई गई। कौन सी आकृति बनाई गई? बाण की आकृति बनाई गई। और इसी बाण की आकृति को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे प्रकार कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे चरण की अगर बात करेंगे तो इस दौरान भारत में आधुनिक मंदिरों का चलन स्टार्ट हो गया और ये काल रहेगा कौन सा? गुप्त काल रहेगा। और गुप्त काल में जो मंदिर निर्माण कला थी उसमें किस कला शैली पर मंदिरों का निर्माण किया गया? तो नागर कला शैली पर मंदिरों का विकास या निर्माण किया गया। गुप्त काल में ज्यादातर मंदिर जो है वो पत्थर के प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो ईंटों के भी प्राप्त होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे नागर कला शैली। नागर कला शैली, नागर कला शैली की अगर हम बात करते हैं तो नागर कला शैली वह कला शैली है जिसका विकास नगरों में हुआ।
अर्थात शुरुआती दौर में जो मंदिर हैं वो नगरों में ही बनाए गए। इसी कारण से जो है इस कला शैली को नागर कला शैली कहा जाता है। इसके साथ ही साथ जो है नागर कला शैली की अगर हम बात करेंगे तो इसकी क्या विशेषता है, तो विशेषता में जो है जैसे यहाँ पर एक छोटा सा चित्र हम लोग ले लेते हैं। चित्र के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, तो सबसे पहले जो है नागर कला शैली में मंदिर को बनाने के लिए एक वर्गाकार चबूतरे का प्रयोग किया गया। तो ये नीचे वाला हो जाएगा वर्गाकार चबूतरा। वर्गाकार चबूतरा, है ना? ठीक है, वर्गाकार चबूतरा, ठीक है। और इस वर्गाकार चबूतरे की अगर बात करेंगे तो इस पर चढ़ने के लिए चारों तरफ से जो है सीढ़ियां बनाई जाएंगी, है ना? तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं कि इस पर चढ़ने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई। ये इसकी विशेषता है, तो इसको जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो सीढ़ी बनाने की कला है ये कब प्रारंभ हुई या किस कालखंड में हुई, तो याद रखेंगे गुप्त काल में, है ना? गुप्त काल में, है ना? तो मंदिर को एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया और ऊंचे चबूतरे पर चढ़ने के लिए जो है इस पर सीढ़ियों का प्रयोग किया गया। ये गुप्त कालीन नागर कला शैली की एक विशेषता है। फिर इसके बाद अगर देखेंगे तो इसी में जो है चबूतरे के बाद जो है इस पर रहेगा एक प्रवेश द्वार। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे प्रवेश द्वार या तोरण द्वार, है ना? तो ये हो जाएगा प्रवेश द्वार या तोरण द्वार। प्रवेश द्वार या तोरण द्वार की अगर बात करेंगे तो इसका काम क्या था, तो में मंदिर में प्रवेश करने का जो रास्ता होता था उसको प्रवेश द्वार या तोरण द्वार कहा जाता है। और इसकी होती थी एक चौखट, है ना? तो यहाँ पर हम बना दे रहे हैं चौखट, चौखट, है ना? और चौखट की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा चौखट
और चौखट पे ध्यान रखेंगे कि गुप्त काल में इसमें जो है गंगा और यमुना की आकृतियां खुदी या आकृतियां प्राप्त होती हैं। ये भी जो है नागर कला शैली की एक विशेषता है। फिर इसके अलावा अगर देखेंगे तो अंदर प्रवेश करने के बाद जो है अंदर एक कक्ष होता था। ऐसे ये हो गया इसका कक्ष, और इसी कक्ष को जो है कहा जाता था गर्भगृह। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, गर्भगृह जो होता था ये मंदिर का सबसे मेन हिस्सा होता था। गर्भगृह की अगर बात करेंगे तो इसका संबंध किससे है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसी के अंदर भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती थी, है ना। तो जो गर्भगृह होता था इसमें भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाती थी और यही जो है मेन हिस्सा होता था। ठीक है, और गर्भगृह की अगर हम बात करेंगे तो कैसा ये होता था, तो ध्यान रखेंगे ये वर्गाकार होता था। वर्गाकार होता था, है ना। गर्भगृह का आकार कैसा होता था, तो वर्गाकार होता था। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो इसमें चौथा इंपॉर्टेंट आता है कि यही जो गर्भगृह था इसके चारों तरफ, ठीक है, गर्भगृह के चारों तरफ ऐसे चारों तरफ जो है बनाया जाता था, इसको कहा जाता था प्रदक्षिणा पथ, है ना। गर्भगृह के चारों तरफ जो है क्या होता था, प्रदक्षिणा पथ होता था। ठीक है, और ये प्रदक्षिणा पथ जो है ध्यान रखेंगे गर्भ ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए, है ना, चारों तरफ जो है परिक्रमा करने के लिए ऐसा किया गया था। फिर उसके साथ ही साथ अगर देखेंगे तो ये इसका ऊपर वाला हिस्सा जिसको कहा गया है शिखर, शिखर, शिखर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ध्यान रखेंगे कि गुप्त काल में सर्वप्रथम मंदिरों में शिखर का प्रयोग किया गया, है ना। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि प्रथम शिखर युक्त मंदिर कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे पहला शिखर युक्त मंदिर जो है वो माना जाता है दशावतार मंदिर। कहाँ पर पड़ेगा, देवगढ़ में, देवगढ़ यानी कि ललितपुर,
ललितपुर, है ना। तो दशावतार मंदिर अगर हम पुराने समय के हिसाब से देखेंगे तो कहाँ पर पड़ता है? झांसी में पड़ेगा। अगर अब के हिसाब से देखेंगे तो कहाँ पर पड़ेगा? ललितपुर में पड़ेगा। ठीक है। फिर इसके साथ ही साथ अगर देखते हैं तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात चली आती है। इसके शिखर के ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है नजर आएगा कलश। ठीक है। यहाँ पर ऐसे देखेंगे तो ऐसे नजर आएगा कलश, है ना। ठीक है। तो नागर कला शैली की अगर हम बात करते हैं तो नागर कला शैली के अंतर्गत जो है मोटे मोटे तौर पर जो है ये इसकी विशेषताएं है। ठीक है। तो एक बार फिर से जो है रिकॉल कर लेते हैं। जैसे नागर कला शैली की अगर बात करते हैं तो इन मंदिरों का निर्माण जो है सर्वप्रथम नगरों में किया गया। इसीलिए जो है इस कला शैली का नाम पड़ा नागर कला शैली। नागर कला शैली की अगर हम बात करते हैं तो इन मंदिरों की विशेषता क्या रहेगी? तो इसमें विशेषता नंबर एक जो रहेगी वो क्या रहेगी कि इन मंदिरों को एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाया गया। और इस वर्गाकार चबूतरे पर जो है चढ़ने के लिए जो है तमाम सीढ़ियों का प्रयोग किया गया। चारों तरफ से इसके सीढ़ियां प्राप्त होती। ठीक है। और ये पहली बार जो है किस कालखंड में हुआ है? तो याद रखेंगे ये गुप्त कालखंड में हुआ। यानी कि गुप्त काल में पहली बार जो है मंदिर पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग या सीढ़ियों का विकास किया गया। फिर उसके बाद जो है इसकी दूसरी विशेषता क्या है? इसका प्रवेश द्वार, है ना। प्रवेश द्वार या तोरण द्वार का मतलब कि मंदिर में प्रवेश करने का ये मुख्य द्वार था। और इसी प्रवेश द्वार की अगर बात करेंगे तो इसकी जो चौखट होती थी, इस चौखट पर जो है गंगा और यमुना की आकृतियां खुदी मिलती। फिर इसके साथ ही साथ जो है मंदिर का सबसे मेन जो हिस्सा माना जाता है वो गर्भगृह का माना जाता है। गर्भगृह की अगर बात करेंगे तो इसी के अंदर जो है भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता था, है ना। और ये जो गर्भगृह होता था ये इसका आकार कैसा होता था? वर्गाकार होता था। ठीक है। और इसी गर्भगृह के ठीक ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पर शिखर लगाया जाता था, है ना। तो ये भी विशेषता है कि जहां पर गर्भगृह होगा वहीं पर जो है उसी के जस्ट ऊपर शिखर लगा प्राप्त होता है। और गुप्त काल की अगर बात करेंगे तो गुप्त काल में ही जो है सबसे पहली बार मंदिरों में जो है शिखर का प्रयोग मिलता है। इसके बाद तो सभी मंदिरों में लगभग लगभग सभी मंदिरों में शिखर का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन पहली बार जो है गुप्त काल में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है। और इसमें एक एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे कि भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर जो है किस मंदिर को माना जाता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कहाँ पर पड़ता है? ललितपुर में पड़ता है। तो ये इसकी हो जाएगी पांचवी विशेषता। फिर उसके बाद जो है इसकी छठवीं जो विशेषता है वो क्या रहेगी कि इसका प्रदक्षिणा पथ। ठीक है। और प्रदक्षिणा पथ की अगर हम बात करेंगे तो इसी गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा लगाने के लिए जो है इसको बनाया गया। फिर उसके बाद जो है सातवीं इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? कलश। यानी कि मंदिर का जो शिखर होता था और शिखर के ऊपर जो है एक कलश को रखा जाता था, है ना। तो ये इतनी जो है मोटे मोटे तौर पर नागर कला शैली की विशेषता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है अन्य कुछ विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। जैसे अन्य विशेषताओं में याद रखेंगे पहली कि इस कला शैली का विकास नगरों में होने के कारण
इसे नागर शैली कहा गया, है ना? जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बताया कि इस कला शैली का विकास जो है वो नगरों में हुआ, इसीलिए इसको नागर कला शैली के नाम से जाना जाता है। इसकी दूसरी विशेषता कि मंदिर बनाने में पंचायत सॉरी पंचायन कला शैली का प्रयोग किया गया, है ना? दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है कि नागर कला शैली की एक विशेषता है पंचायन कला शैली, या इसी को जो है पंचायतन कला शैली के नाम से भी जाना जाता है ना? तो किसी किसी किताब में देखेंगे तो पंचायन लिखा मिलेगा, और किसी किसी किताब में लिखेंगे तो पंचायतन कला शैली भी लिखा मिलता है। दोस्तों ये कला शैली भी जो है काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है ध्यान क्या रखना है कि पंचायतन कला शैली जो है मंदिर निर्माण कला की जो नागर शैली है उसकी एक विशेषता है ना? तो पंचायतन कला शैली है क्या? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो पंचायतन शब्द है ना, इसमें जो पंचायतन जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है? इसका एक शब्द है पंच और दूसरा शब्द है इसका आयतन, ठीक है? तो पंचायतन में दो शब्द हैं, एक शब्द है पंच और दूसरा है आयतन, ठीक है? जिसमें पंच का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होगा पांच, ठीक है? इसका अर्थ क्या होगा? पांच। और आयतन का अर्थ होता है युक्त, है ना? यानी कि पंच युक्त या पंच आयतन, ठीक है? यानी कि पांच मंदिर, है ना? युक्त का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? मंदिर हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे पंचायतन कला शैली को अगर देखेंगे तो जैसे इस प्रकार से एक मंदिर, और ये जो मंदिर रहेगा यही कौन सा मंदिर रहेगा? मुख्य मंदिर, ठीक है? ये हो जाएगा मुख्य मंदिर, है ना? तो कहने का मतलब ये हो गया कि पंचायतन कला शैली में जो है टोटल पांच मंदिर बनाए जाते थे, और उन पांच मंदिरों में एक मुख्य मंदिर होता था, यानी कि वो मुख्य देवता का मंदिर होता था। और फिर जो है इसी के चारों तरफ ऐसे, इधर की तरफ ऐसे, इधर की तरफ ऐसे, और इधर की तरफ ऐसे, है ना? तो एक मुख्य मंदिर होता था, और फिर जो है उसके चारों कोने पर जो है अन्य मंदिर होते थे। मुख्य मंदिर में मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती थी, और यहाँ पर जो है अन्य मूर्तियों को स्थापित किया जाता था। इसी कला शैली को कहा गया है पंचायतन कला शैली। दोस्तों इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें याद रखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे
इसके कुछ याद रखेंगे उदाहरण। उदाहरण जो है वो एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है ना। उदाहरणों में जो है, जैसे एक है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, है ना। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ललितपुर में स्थित है। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा है कंडरिया महादेव मंदिर। कंडरिया महादेव मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे खजुराहो में, है ना। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कंडरिया महादेव मंदिर, ये सभी जो है पंचायतन शैली के उदाहरण हैं। या इसके अलावा जो है तीसरा जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर, जगदीश मंदिर कहाँ पर पड़ेगा? तो उदयपुर। ये भी जो है पंचायतन कला शैली का एक उदाहरण है। इसके अलावा जो है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर, और लिंगराज मंदिर कहाँ पर पड़ेगा? तो याद रखेंगे भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो नागर कला शैली है उसी कला शैली का की एक शैली है जिसको कहा गया है पंचायन कला शैली या पंचायतन कला शैली। पंचायतन कला शैली की अगर बात करेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पंचयुक्त या पंच मंदिर। ठीक है। और इस पंचायतन कला शैली का उदाहरण जरूर याद रखेंगे, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कंडरिया महादेव मंदिर खजुराहो, जगदीश मंदिर उदयपुर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर या उड़ीसा, है ना। तो ये इसकी जो है अन्य विशेषताएं हो गई। इसके अलावा जो है तीसरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आएगी अगली विशेषता रहेगी वक्र रेखीय शिखर का प्रयोग, है ना। तो नागर कला शैली की एक विशेषता है वक्र रेखीय शिखर, है ना। तो इसमें सबसे पहली चीज कि नागर कला शैली की विशेषता है ना। अब वक्र रेखीय शिखर की अगर बात करेंगे तो ये शिखर जो है सीधा ना होकर के टेढ़ा होगा या टेढ़ा मेढ़ा होगा। जैसे वक्र रेखाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार से इसका शिखर रहेगा। ठीक है। तो वक्र रेखीय शिखर जो है ये नागर कला शैली की एक विशेषता है, और इसका भी जो है एक एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। तो दूसरी बात, इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल में ध्यान रखेंगे नचना कुठार मंदिर। नचना कुठार मंदिर। दोस्तों ये नचना कुठार मंदिर जो है ये ध्यान रखेंगे ये पार्वती जी का मंदिर है। पार्वती मंदिर है ना। और नचना कुठार मंदिर जो है वो कहाँ पर पड़ेगा? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में, है ना। कहाँ पर पड़ेगा? मध्य प्रदेश में, है ना। तो नचना कुठार मंदिर जो पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये जो है वक्र रेखीय शिखर का उदाहरण है। फिर उसके बाद जो है दूसरा है सिरपुर का
लक्ष्मण मंदिर। ये सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर पड़ेगा? तो याद रखेंगे ये छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो ये जो है नागर कला शैली की हो गई विशेषताएं। ठीक है, एक बार हल्का सा पीछे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि जो है अच्छे से समझ में आ जाए। नागर कला शैली की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है टोटल हमने 6 विशेषताएं बताई हैं। फिर उसके बाद जो है इसकी कुछ इम्पोर्टेंट और विशेषताओं की अगर हम बात करेंगे तो इस कला शैली में अगर हम देखते हैं तो पंचायतन कला शैली, ये जरूर याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछता है। पंचायतन कला शैली में बने मंदिरों में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, कंडरिया महादेव मंदिर है, जगदीश मंदिर है, लिंगराज मंदिर है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ जो है वक्र रेखीय शिखर की अगर बात करेंगे तो वक्र रेखीय शिखर के उदाहरणों में जो है नचना कुठार मंदिर जो पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। फिर सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब इसके आगे जो है हम लोग गुप्त काल में जो प्रमुख प्रमुख मंदिर हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं उस संबंध में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे दशावतार मंदिर। दोस्तों दशावतार मंदिर जो है ये एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। दशावतार मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज याद रखेंगे कि दशावतार मंदिर जो है ये किस स्थान पर बनाया गया। तो स्थान का नाम यहाँ पर याद रखेंगे देवगढ़। ठीक है, किस स्थान पर बनाया गया? देवगढ़ नामक स्थान पर बनाया गया। और ये देवगढ़ नामक स्थान जो है कहाँ पर पड़ेगा? तो याद रखेंगे ललितपुर। ललितपुर, ठीक है, ललितपुर, है ना। और यहाँ पर दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे नदी का नाम, तो बेतवा नदी के किनारे, है ना। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में लाखों बार पूछा गया है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो कहाँ पर है, ललितपुर में है, या देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो किस नदी के किनारे बना हुआ मिलता है। तो बेतवा नदी, या बेतवा नदी का दूसरा नाम क्या है? वेत्रवती नदी, है ना। ये भी नाम याद रखेंगे, वेत्रवती नदी। तो चाहे कहो बेतवा नदी और चाहे कहो बेतवती नदी, बात एक ही, है ना। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो ललितपुर है, ये ललितपुर जो है कहाँ पर पड़ेगा? तो याद रखेंगे ललितपुर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, है ना। दोस्तों यहाँ पर ये जो चित्र है, ये हम लोगों ने चित्र जो है इसी देवगढ़ के दशावतार मंदिर का लिया हुआ है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है ना, ये पूरा का पूरा ये जो पैटर्न है ये नागर शैली का ही पैटर्न है ना। ये है ना। अब देखेंगे इसमें तो पीछे जैसे हमने बताया था कि मंदिर को जो है एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है, तो ये हो जाएगा इसका चबूतरा वाला हिस्सा, है ना। क्या हो जाएगा? चबूतरा वाला हिस्सा। और इसी चबूतरे पर देखेंगे यहाँ पर चढ़ने के लिए जो है सीढ़ियां लगाई गई, है ना। इसके इधर पीछे वाले पोर्शन में भी देखेंगे तो पीछे वाले पोर्शन में भी जो सीढ़ियां नजर आएंगी। ठीक है फिर उसके बाद जो है यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसके आगे यहाँ पर ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है इसका प्रवेश द्वार है। और फिर उसके बाद जाएंगे
तो सबसे पीछे यहाँ पर अगर देखेंगे तो मंदिर का मिलेगा गर्भगृह। ये क्या हो जाएगा? गर्भगृह। ठीक है। और इसी गर्भगृह के ऊपर अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर जो है शिखर लगाया गया है ना। तो इसका जो मेन शिखर रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है। तो भारत में पहला शिखर युक्त मंदिर जो है वो यही है ना। तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या याद रखेंगे कि यह भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर है ना। तो भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि खोजकर्ता है ना, इस मंदिर के संबंध में सबसे पहली जानकारी किसके द्वारा दी गई? तो याद रखेंगे नाम DR साहनी और कनिंघम है ना। तो देवगढ़ का दो दशावतार मंदिर है, इसको DR साहनी और कनिंघम इन दोनों लोगों ने मिल करके खोजा। ठीक है। फिर उसके बाद जो है तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसकी याद रखेंगे नाम राम शरण अग्रवाल का। राम शरण अग्रवाल की अगर बात करेंगे तो इसमें ध्यान रखेंगे इन्होंने इस मंदिर को गुप्तकालीन मंदिर निर्माण कला का तीर्थ कहा है ना। तो गुप्तकालीन मंदिर का जो है तीर्थ किसने कहा है? राम शरण अग्रवाल ने। किसको कहा है? दशावतार मंदिर को कहा है। ठीक है। फिर इसके अलावा जो है इसमें कुछ और बातें याद रखेंगे, जैसे चौथी इंपॉर्टेंट बात कि इस मंदिर को गुप्तकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है है ना। ये भी जो है एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट तथ्य बन सकता है। इसके अलावा जो है चौथी इंपॉर्टेंट बात कि पंचायतन शैली में बना प्रथम मंदिर है ना। तो दशावतार मंदिर जो है वो नागर कला शैली में पंचायतन कला शैली का उदाहरण है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें क्या आएगा? तो जैसे इस मंदिर पर पहली बार रामायण और महाभारत के चित्र अंकित
मिलते हैं या बनाए गए, है ना। तो रामायण और महाभारत के सबसे पहले चित्र जो है इसी दशावतार मंदिर पर मिलते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा जो है अन्य कौन सी विशेषताएं आएंगी, तो ध्यान रखेंगे कि यह नागर कला शैली का प्रथम उदाहरण है है ना। तो नागर कला शैली में बना पहला मंदिर भी यही माना जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो है याद रखेंगे इसमें भगवान शिव को एक योगी के रूप में दर्शाया गया है ना। तो इस मंदिर की ये भी एक विशेषता रहेगी कि भगवान शिव को एक योगी के रूप में दर्शाया गया है। फिर इसके अलावा जो है ये जो दशावतार मंदिर है, इस मंदिर का संबंध जो है किस भगवान से, तो याद रखेंगे विष्णु भगवान से, है ना। और विष्णु भगवान से चूंकि ये संबंधित है, तो यहाँ पर विश्व विष्णु भगवान के 10 अवतारों का दृश्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ अगर देखेंगे तो विष्णु के चित्र यानी कि विष्णु की मूर्ति की अगर बात करेंगे, तो ध्यान रखेंगे नर नारायण रूप, या इसके अलावा जो है शेषनाग पर सोते हुए, है ना। इसके अलावा जो है अहिल्या उद्धारक के रूप में दर्शाया गया है ना। तो ये जो है दशावतार मंदिर से संबंधित जो है कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, है ना। तो एक बार इसको थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। दशावतार मंदिर जो है वो किस स्थान पर है, तो याद रखेंगे देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश। किस नदी के किनारे पर ये बनाया गया, तो बेतवा नदी या वेतवती नदी के किनारे पर बनाया गया। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ध्यान रखेंगे यह भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर है। ये भारत का पहला जो है शिखर युक्त मंदिर माना जाता है। ठीक है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, तो D.R. साहनी और कनिंघम के द्वारा जो है इसकी खोज की गई। फिर उसके बाद जो है स्पेशली एक कोटेशन याद रखेंगे राम शरण अग्रवाल की। इन्होंने जो है इस मंदिर को गुप्त कालीन मंदिर निर्माण कला का जो है क्या कहा है, तीर्थ कहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है इस मंदिर के बारे में अगर बात करेंगे, तो ये गुप्त कालीन जो है सर्वश्रेष्ठ नमूना या सर्वोत्तम या सर्वोत्कृष्ट कृति के रूप में भी माना जाता है। अलावा जो है ये पंचायतन शैली पर बना पहला मंदिर है। और इस मंदिर की अगर हम बात करेंगे, तो इस मंदिर पर पहली बार जो है रामायण और उसके साथ ही साथ जो है महाभारत के चित्र का अंकन भी मिलता है। फिर उसके बाद नागर कला शैली में बना ये भारत का पहला मंदिर माना जाता है। और इसमें जो है भगवान शिव एक योगी के रूप में दर्शाया गया है। इसके साथ ही साथ जो है चूंकि ये भगवान विष्णु से रिलेटेड है, तो इनके कुछ अवतारों का दृश्य इसमें मिलता है। जैसे नर नारायण रूप इनका शेष नाग पर सोते हुए जो है इनका दृश्य वहां पर मिलता है। अहिल्या उद्धारक के दृश्य को इस पर दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से जो है ये अगर देखेंगे तो भगवान का ये मंदिर माना जाता है या
भगवान विष्णु का मंदिर है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है अन्य देवी देवताओं के अलग अलग रूपों को भी इसमें दर्शाया गया है। तो दोस्तों, वीडियो लंबा ना होने पाए, इसके लिए जो है आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। इसके आगे जो है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो कुछ भी जो है मेरे द्वारा बताया जा रहा है, तो इसका जो है अच्छे से नोट्स जरूर बनाते हुए चले। और जो बच्चे पहली बार जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे ये गुजारिश है कि मेरे पिछले वीडियो को जरूर से जरूर देखें, ताकि इतिहास जो है वो अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।